दोस्तों, सलाम मसनून। मैं अब एक अहम बात को लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ। मुझे हमेशा ताज्जुब होता रहा है कि हम क्यों ये कहते रहते हैं कि हमें कभी इस पार्टी से या कभी उस पार्टी से हुकूक नहीं मिलते हैं, हमारे हुकूक मारे जाते हैं। क्या ये सच है? कभी कभी सच भी हो सकता है, अक्सर औक़ात मैं तो ये कहूँगा कि नहीं। हमारे हुकूक क्यों मारे जाते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ये हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान। यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं और दूसरे कई मज़हब के लोग, और जो मज़हब को नहीं मानते वो लोग भी यहाँ रहते हैं। हमारी एक प्लूरल सोसाइटी है। हमें तो हमारे हुकूक के बारे में बहुत सोचने की ज़रूरत है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आइन में हमें हक़ दिया गया है, मगर ये हक़ हमें बराबर नहीं मिलता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हुकूक को हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को काबिल बना लेना है। मैं मिसाल देता हूँ आपके सामने। दुनिया के सतह पर ज्यूस कम्युनिटी का और हमारे देश की बात करें तो यहाँ रहने वाले ब्राह्मण कम्युनिटी का, क्या आपने किसी ब्राह्मण ग्रुप को हुकूक के लिए मांग करते हुए देखा है? क्या वो लोग ये कहते हुए फिरते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हुकूक हमें नहीं मिलते हैं? मैं समझता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, इस पर यकीन भी रखता हूँ, इंशाअल्लाह जहाँ भी लोग इस तरह के होते हैं वहाँ उन्हें कामयाबी मिली है। ये मिसालें हमारे सामने हैं। मैं तो ब्राह्मणों की बात कर रहा था। उन्हें मालूम है कि हुसूल हुकूक किस तरह हासिल किए जाते हैं, किन उसूलों को अपनाने की ज़रूरत है हमें अच्छी तरह हिंदुस्तान में ज़िंदगी बिताने के लिए। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम कम्युनिटी के लोगों की ज़िंदगी के बारे में एक नज़र रखें। अब देखिए, हमारे मुल्क में ब्राह्मणों की आबादी कितनी है, वो कितने परसेंटेज रहते हैं, और हमारी आबादी क्या है और कितने परसेंट हैं हम कुल आबादी में। इसके बावजूद ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर्स हुए हैं। तमाम लोगों के नाम गिनवाना ज़रूरत नहीं है मुझे, आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मिसाल के तौर पर एक दो नाम ले लेता हूँ ताकि दूसरे लोगों के नाम भी आपको याद आ जाएं। नरसिम्हा राव थे, वज़ीर आज़म हमारे देश के, कांग्रेस पार्टी के, वो ब्राह्मण थे। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ जयललिता। ब्राह्मणों की तादाद कितनी है तमिलनाडु में? वो कैसे चीफ मिनिस्टर बने? क्या किसी के रहम करम पर? नहीं। एक ज़माना था हिंदुस्तान के चंद सूबों में लैंड ग्रैबिंग होता था। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें लैंड ग्रैब करने की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे हुकूक हासिल करने के लिए हम किस तरह अपने आप को लायक बनाएं। पहले हम फील्ड वर्कर्स बने, जहाँ तक सियासत का सवाल है। अगर वहाँ काम करते रहेंगे तो हमें सियासी
दुनिया में क्या हो रहा है इसका पूरी तरह इल्म हो जाएगा, लोगों को भी हमारे बारे में वाकिफ़ियत हो जाएगी। हम सोशल वर्क करते रहेंगे, लोगों की मदद करते रहेंगे तो हमसे खुश रहेंगे। इलेक्शन के वक्त पार्टी हमारे पास आएगी और कहेगी कि लड़ो। ऐसा होता है, हुआ भी है, हमें देखने को मिला भी है कि जिनके पास करोड़ों रुपए होते हैं इलेक्शन में खर्च करने के लिए, तो ऐसे लोगों के पीछे कई पार्टियां पड़ जाती हैं। और जिनके पास काबिलियत होती है और लोगों में मशहूर हैं, लोगों में उनका बोलबाला है, लोगों के साथ दोस्ती है, सोशल वर्क में लगे रहते हैं, तो ऐसे लोगों को कई पार्टियां टिकट देने पर मजबूर हो जाती हैं। अब हाल की बात की तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। ज़फ़रुल इस्लाम राज्यसभा के मेंबर बनाए गए हैं, उनमें काबिलियत थी, वो पहले से बीजेपी में भी थे। मैं एक वीडियो में भी, कल के वीडियो में भी कहा था कि उनको मुबारकबाद कहने एक मीटिंग भी दिल्ली में हुई, इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। कई लोग जमा हुए, बहुत बड़े बड़े लीडर थे वहाँ पर, और उन्होंने ज़फ़रुल इस्लाम को मुबारकबाद दी कि वो राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं। इंशाअल्लाह वो काम करेंगे, यही उम्मीद की जाती है। जैसे भी हो, अगर हम में काबिलियत है तो लोग भी हमारे पीछे पड़ेंगे और पार्टियां भी हमारी तरफ देखेंगे। वानियम्बड़ी के डॉक्टर कफील को ले लीजिए, वो लेबर मिनिस्टर हैं, एडीएमके से ताल्लुक़ रखती हैं। डॉक्टर नीलोफर कफील एडीएमके के अच्छे वर्कर थी, वो एमएलए बनी। वानियम्बाड़ी मुसलमानों की खासी आबादी है, मैं नहीं समझता हूँ कि तमाम मुसलमानों ने उनकी तायद की। वो हमारे गैर मुसलमान भाइयों की सपोर्ट से मिनिस्टर बनी। यानी शी grabbed the post, she made herself capable of attracting a party and also its chief. लोग समझते थे कि हमेशा की तरह उन्हें माइनॉरिटी कम्युनिटी का मिनिस्टर बनाएंगे, मगर जयललिता ने उनकी काबिलियत को समझा और डॉक्टर नीलोफर कफील को लेबर मिनिस्टर बनाया। काबिलियत की हमेशा कद्र होती है, इज़्ज़त होती है। तो मैं दाद दूंगा, मैं क्योंकि आमूर का हूँ, वानियम्बाड़ी 10 मील के फासले पर है। यहाँ रहने वाले तमाम लोगों को, चाहे वो मर्द हों या औरतें, डॉक्टर नीलोफर कफील की मिसाल को अपने सामने रखने की ज़रूरत है। जो भी काम करता है, मेहनत करता है या करती है, तो उसे उसका फ़ायदा होता है। सियासी मैदान का भी यही हाल है। एक तो हमें तालीमी मैदान में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को जहाँ तक हो सके आला तालीम दिलवाने की ज़रूरत है, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। और जहाँ तक सियासत का सवाल है, आइंदा साल इंतखाबात होने वाले हैं, तो इसलिए मैं सियासत की भी चंद बातें करता हूँ। हालांकि हमेशा साल भर हम सियासत में उलझ कर रह जाने की ज़रूरत नहीं है। जब वक्त आता है तो हम सियासत की बात करें, जो वक्त नहीं है तो हम तालीम की बात करें, हमारे
معیشت کی بات کریں، ہمارے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے جو کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر غور کریں، یہی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اب کیونکہ انتخابات آ رہے ہیں، میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی پارٹی جو تمل ناڈو کے نہیں باہر کی وہ آ کر تقریر کر دیتی ہے زوردار، اور اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ اس میں شامل ہو جاؤ، آپ کو فائدہ ہوگا، تو ان باتوں سے ہمارا کیا لینا دینا، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو تمل ناڈو میں رہنے والے چند پارٹیوں میں ایک یا دو اچھی پارٹیوں کو چننے کی ضرورت ہے۔ پہلے سے جو پارٹیاں ہیں اور جن کے تعلقات ہیں ان کو بھی کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا رول ادا کر سکتے ہیں ان کی پارٹی میں، تو اس طرف ہمارا دھیان ہو۔ یہ نہیں کہ ہم ہمیشہ رونا روتے رہیں، ٹکٹ نہیں ملا۔ یو پی میں، بہار میں مسلمانوں کی کافی آبادی ہے، تمل ناڈو میں نہیں، کم ہے، یہاں 7%، 8% کیا ہو جاتا ہے۔ وہاں آبادی بہت زیادہ ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کی کوئی مقام نہیں، مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہے کہ وہ تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں، سوشل ورک میں پیچھے ہیں، اور پارٹیوں کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ بالکل چند لوگ ہی ہیں جو مختلف پارٹیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو پہلے گراؤنڈ ورک ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد کہیں جا کر ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین مثال ہمارے سامنے کیرل کی ہے۔ وہاں کے مسلمان کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، تعلیمی میدان میں وہ کہاں ہیں، اور جہاں تک کاروبار کا سوال ہے وہ کیا کرتے ہیں، کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بدیش میں رہتے ہیں ان کا کیا مقام ہے، کس طرح محنت کرتے ہیں، ہوٹل انڈسٹری میں ان کا کیا مقام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ بدیش میں رہتے ہیں اور اچھے مقام رکھتے ہیں، تعلیمی میدان میں بھی آگے ہیں، دینی تعلیم میں بھی اور سائنٹیفک تعلیم میں بھی، اور کئی صحافیاں بھی وہاں ہیں، اخبارات بھی نکلتے ہیں مسلمانوں کے جن کا سرکولیشن بہت اچھا ہے۔ ان تمام پر ہندوستان میں رہنے والے ہم مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ آخر میں ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح قابل بنائیں کہ خدا بھی ہمیں نوازے اور خدا کے بندے بھی ہماری طرف آ جائیں۔